हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट टॉपिक इज सब कैटेगराइजेशन और सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि बैक किया है कि जो एससी और एसटी का सब क्लासिफिकेशन है एट द स्टेट लेवल वो सही है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंटर ने इसे सपोर्ट किया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है यह सब क्लासिफिकेशन का मामला, क्या है, स्टेट के पास अथॉरिटी है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है और सेंटर का स्टैंड क्या रहा है इस मुद्दे पे। इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो द सेंटर सपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट द सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स for the grant of quota inside quota. A 7-judge constitution bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud is examining the validity of its 2014 judgment. बेसिकली क्या है, सेंटर ने इसे बैकिंग किया है जो सब क्लासिफिकेशन है एससी और एसटी का, टू सिक्योर द कोटा इनसाइड कोटा, कि जो इन्हें कोटा दिया जा रहा है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको सब क्लासिफाई किया जाए कि कौन कितना कोटा का हकदार है, किसे कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह बहुत जरूरी है ताकि इक्वालिटी, जो हम कह सकते हैं कि जो जरूरतमंद है उन्हें ही यह चीजें प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए सब क्लासिफिकेशन होना जरूरी है। अभी ये जो बेंच है लेड किया जा रहा था बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2004 के जजमेंट को एग्जामिन कर रहे थे। द जजमेंट हैज हेल्ड दैट states do not have the power to further subclassify SC and ST for the grant of quota। और 2004 का जो जजमेंट है उसमें क्लियर मेंशन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वह SC ST को फिर से सब क्लासिफाई करे, उनके कोटा को क्लासिफाई करे। अब बात करते हैं लीगलिटी ऑफ सब कैटेगराइजेशन। क्या लीगलिटी है? In the last 2 decades, multiple states like Punjab, Bihar, Tamil Nadu have tried to bring reservation laws at the state level in a bid to sub-categorize SC। लेकिन इन सब का जो प्लान्स है कहीं ना कहीं कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है, as the Supreme Court forms its larger constitution base to decide the matter। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ने इस पर ट्राई किया कि SC ST को सब क्लासिफाई किया जाए, बट इन सारे स्टेट्स का जो प्लान है कहीं ना कहीं कोर्ट में पड़े हुए हैं अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया 2004 में कि स्टेट्स के पास एससी और एसटी को क्लासिफाई करने का पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 2004, यह वह केस है। इन दिस केस अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट वंस अ कम्युनिटी इज इंक्लूडेड in the presidential list for SC scheduled caste under Article 341 of the Constitution, they become part of single larger class of people casting a wide net for the purpose of reservation। इस 2004 केस में ईवी चिन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में अपेक्स कोर्ट ने क्लासिफाई किया कि अगर एक बार कोई कम्युनिटी प्रेसिडेंशियल लिस्ट के एससी कैटेगरी में लिस्टेड हो जाता है अंडर आर्टिकल 341, दे बिकम द लार्जर पार्ट ऑफ द दिस कैटेगरी, और उसे फिर से सब क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। द बेंच हेल्ड दैट द स्टेट डिड नॉट हैव द लेजिस्लेटिव पावर टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन दिस सिंगल क्लास एंड दैट सच एक्शन वुड वायलेट द राइट टू इक्वालिटी। और उस समय कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि स्टेट के पास कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि उन्हें सब क्लासिफाई किए रहे, और अगर ऐसा वो करता है दैट्स अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट। The Constitution has provided that this list can only be made by Parliament and notified by President। और Constitution में यह प्रोवाइड किया गया है कि ये जो लिस्ट है SC और ST से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही उसे बना सकती है और जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। स्टेट के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था इन दिस पर्टिकुलर केस। हालांकि जब देविंदर सिंह का केस आता है इन 2020, एक अनदर 5 मेंबर जज मेंबर बेंच जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन देविंदर सिंह केस unanimously ruled that subcategorization is constitutionally valid and suggested a larger constitutional bench rule on the matter। तब इस केस में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के द्वारा कि सब कैटेगराइजेशन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसे एक लार्जर बेंच के द्वारा डिसाइड किया जाना जरूरी है। देन फाइनली
मैटर रेफर्ड किया जाता है टू अ 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. A 7 judge constitutional bench is now examining the validity of its 2004 judgment in E.V. Chinna versus State of Andhra Pradesh. अब इस जो नया बेंच बैठा है 7 जज बेंच केस, वो अपने 2004 के जजमेंट को एग्जामिन कर रही है कि क्या सच में स्टेट्स के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि सब क्लासिफाई किया जा सके, क्या जो सेंटर का स्टैंड है वो वैलिड है सब क्लासिफाई करने के लिए. द टॉप कोर्ट एग्जामिनिंग क्वेश्चंस वेदर sub classification inside scheduled caste and scheduled tribes categories be permitted like in the case of OBC, and if the state assemblies are competent to introduce laws empowering states to undertake this exercise. क्या सब क्लासिफिकेशन जो क्या मैटर को वो एग्जामिन कर रहा है, क्या जो सब क्लासिफिकेशन है एससी और एसटी का एट द स्टेट लेवल वो ओबीसी की तरह परमिट किया जा सकता है. And if the state assemblies are competent to introduce law empowering the state to undertake this exercise, और क्या state assemblies competent है कि सब क्लासिफिकेशन को वो कर सके. ये सारे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट की यह 7 जज जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसे एग्जामिन कर रही है. स्टेप्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अब अर्लियर स्टेप्स की बात करेंगे और रिसेंट स्टेप्स की हम बात करेंगे. अगर अर्लियर स्टेप्स की हम बात करें कि सब कैटेगराइजेशन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या अर्लियर स्टेप्स लिए थे, तो यूनियन गवर्नमेंट हैड इन 2005 कंसीडर्ड लीगल ऑप्शन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी. एट दैट टाइम द erstwhile Attorney General of India had opined that this could be possible but only if there was unimpeachable evidence to indicate a necessity. At that time Attorney General of India ने क्लियर कहा कि यह पॉसिबल है, सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल है अगर यह क्लियर कट एविडेंस उसमें देखने को मिलता है कि इसकी नेसेसिटी अगर है तो सब क्लासिफाई किया जा सकता है. Also the National Commission for SC and National Commission for ST had opined that a constitutional amendment was not necessary. और जो कह सकते हैं NCSC जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने क्लियर कहा कि इसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 4 Constitution already provided for states to create a special laws for any backward classes it was felt underrepresented. क्योंकि इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जो स्टेट है वह किसी के लिए भी कह सकते हैं स्पेशल लॉ क्रिएट कर सकता है अगर वह उस पर्टिकुलर स्टेट में अंडर रिप्रेजेंटेशन के कैटेगरी में है तो. They also argue that just setting aside quota within quota would not बी इनफ. और उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि सिर्फ कोटा विद इन कोटा जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है, तो सिर्फ यही इनफ नहीं है, उनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि अगर उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना जरूरी है. मेकिंग श्योर एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड बेनिफिट्स रीच टू देम ऑन प्रायोरिटी बेसिस. और ये भी श्योर करना कि जो भी स्कीम अभी ऑन गोइंग है वह उन तक पहुंच रही है या नहीं, ये बहुत जरूरी है. यह कहना था NCSC एंड NST जो कमीशन है उसका. रिसेंट स्टेप्स में क्या किया सेंटर ने? इन जनवरी 2024 यूनियन गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 5-member कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. दिस कमिटी कंप्राइजेस सेक्रेटरीज ऑफ होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री. अब इनको क्या टास्क दिया गया? द टास्क ऑफ दिस कमिटी इज टू असेस एंड फाइंड अ फेयर वे टू डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स, programs and initiatives to the most disadvantaged communities among 1200 scheduled caste in the country. और जब यह कमिटी बनाया गया तो इनको यह टास्क दिया गया कि जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वह जो अभी तक 1200 जो आइडेंटिफाइड शेड्यूल्ड कास्ट है उनके मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन तक वो पहुंच रहा है या नहीं. ये रिसेंट में एक सेंटर ने एक स्टेप्स लिया था ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जो मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन है अमंग द एससी और एसटी उन्हें बेनिफिट्स मिल सके. की हाइलाइट्स ऑफ द स्टैंड टेकन बाय द सेंटर. आखिर सेंटर ने क्या स्टैंड लिया, क्यों इसे बैकअप किया, क्यों इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया कि नहीं सब क्लासिफिकेशन जरूरी है. तो बात करते हैं हाईलाइट द फ्लॉज इन 2014 जजमेंट. सेंटर ने 2004 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें जो फ्लॉज थे उसे क्लैरिफाई किया. 2004 जजमेंट डिसएम्पावर द स्टेट टू फ्रेम एप्रोप्रिएट पॉलिसी बाय द सब क्लासिफाइंग जोन ऑफ रिजर्वेशन एप्रोप्रिएटली एंड
डिमिनिश द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेंटर ने कहा कि जो 2004 का जजमेंट है कहीं ना कहीं स्टेट्स को कह सकते हैं डिसएम्पावर करता है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन प्रॉपर पॉलिसी बनाने में, ताकि जो बेसिकली जो एससी है या एसटी है उनको सब क्लासिफाई करना जरूरी है, ताकि स्टेट जो है इंपावर्ड होकर प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सके उनके एम्पावरमेंट में। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो वह इक्वालिटी ऑफ कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी को डिमिनिश करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट में है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑपरेट एट ड्यूअल लेवल। सेंटर ने यह भी कहा कि जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो ड्यूअल लेवल पे ऑपरेट करता है। कैसे? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज ऑपरेट एट ड्यूअल लेवल बिटवीन ओपन कैटेगरी एंड बैकवर्ड क्लासेस। एक तो है कि जो ओपन कैटेगरी के हैं लोग, और दूसरा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के। और दूसरा जो इक्वालिटी यहाँ पे बेसिकली ऑपरेट करता है, इट हैज ऑपरेट इवन विद इन द बैकवर्ड क्लासेस। कि जो हम बात करते हैं ना कोटा विद इन कोटा, तो बेसिकली इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा? जब बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में भी हम उसे डिमार्केट करेंगे कि किसको अधिक जरूरत है, किसको कम जरूरत है, किसको रिजर्वेशन की जरूरत है, किसे नहीं है, देन ओनली इक्वालिटी प्रमोट होगा और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है वो रियल में जाके सक्सेसफुल होगा। द लैक ऑफ सब क्लासिफिकेशन perpetuates the zone of inequality within the reserved category and stops the state from framing appropriate policy in this regard। और जो क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं है, सब क्लासिफिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं यह इनइक्वालिटी को ही, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है और स्टेट्स को हैम्पर करता है। स्टेट्स को कहीं ना कहीं एक हडल है स्टेट्स को कि एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी नहीं बन पाता है इनके लिए। रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर अवेलेबल are limited in nature. The center said that the reservation benefit available are limited in nature। कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है कहीं ना कहीं वो लिमिटेड है, तो जो सबसे अधिक नीडी है उन्हें मिलना जरूरी है। That's why सब क्लासिफिकेशन बहुत नीडेड है। The state can only provide for a limited number of seats in government higher education institution and post in government service which are reserved। The said seats and the post are even otherwise a scarce commodity and therefore required to be redistributed rationally। That's why चूंकि ये लिमिटेड है तो इनका रैशनल ढंग से रिडिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द अपेक्स कोर्ट। आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? रिजर्वेशन पॉलिसी शुड बी ऑर्गेनिक एंड इवॉल्विंग नॉट स्टैटिक। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए और इवॉल्विंग होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आने जरूरी है। रिजर्वेशन पॉलिसी मस्ट देयरफॉर पेस विथ सोशल डायनेमिक्स, और जो सोशल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसके ही स्पेस, उसके साथ रिजर्वेशन पॉलिसी में भी चेंज आना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन रहा है। तो ये मैटर था रिगार्डिंग सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी एंड एसटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैकिंग दिया है। कहा है कि इसे क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि जो स्टेट्स है वो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग कर सके, इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके और कोटा विद इन कोटा का जो कॉन्सेप्ट है उसे सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।